गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आज एक क्लास और आप लोगों के लिए, लास्ट क्लास पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड गुड गवर्नेंस। सिलेबस तो हम लोग सारा कंप्लीट कर चुके हैं। एक क्लास मुझे लगा कि थोड़ा सा मैं चर्चा कर लूं आपसे कि आंसर कैसे लिखने हैं इसके ऊपर। वैसे बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रश्न पूछे गए हैं अब तक। एक ही एग्ज़ाम हुआ है सिलेबस के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन बहुत सीधे सीधे बच्चों जैसे हैं, और या ये कहें कि अब आपके लिए वो बच्चों जैसे हैं। सबके लिए बच्चों जैसे तो नहीं होंगे, लेकिन आपके लिए अब वो बच्चों जैसे प्रश्न हैं। चाहे वो जो 10 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाने हैं वो हों, और चाहे जो 4 सब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाने हैं वो हों। जैसा कि आपको जानकारी है ही कि कुल 6 प्रश्न आपको एक पेपर में सॉल्व करने हैं। 6 में जो ये सेक्शन ए का पहला क्वेश्चन है 10 ऑब्जेक्टिव पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन के, वो तो करने ही है कंपलसरी। उसी तरह से सेक्शन बी में जो पवेड और गुड गवर्नेंस वाला सेक्शन है उसमें भी पहला क्वेश्चन है 10 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव, ये तो करने ही हैं। 2-2 नंबर के क्वेश्चन हैं। और फिर उसके बाद आप देखते हैं कि 4 फुल लेंथ क्वेश्चन या सब्जेक्टिव क्वेश्चन सेक्शन ए में हैं पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़े हुए, 2 करने हैं आपको। और उसी तरह से 4 क्वेश्चन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन गुड गवर्नेंस सेक्शन बी में हैं, उसमें से भी 2 क्वेश्चन करने हैं आपको। तो 4 में से 2 क्वेश्चन करने हैं। तो इस तरह से कुल 4 फुल लेंथ क्वेश्चन जो सब्जेक्टिव हैं लिखना है आपको पूरे पेपर में, और 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बहुविकल्पीय प्रश्न है। आधा 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 पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन 100 नंबर और आधा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन गुड गवर्नेंस 100 नंबर। तो जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन गुड गवर्नेंस के, एकदम बिल्कुल बेसिक नॉलेज से जुड़े प्रश्न हैं। चूंकि जीएस के रूप में पढ़ रहे हैं हम, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक ऑप्शनल के रूप में नहीं पढ़ रहे हैं। जब भी हम आईएएस में, यूपी बिहार में जहां ऑप्शनल हैं वहां ऑप्शनल के रूप में पढ़ते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को, तो स्वाभाविक सी बात है क्वेश्चन की कठिनाई थोड़ा ज्यादा होती है। यूपीएससी में तो बहुत ज्यादा होती है, और यूपी बिहार में भी ठीक ठीक होता है, एक एवरेज से ऊपर के ही प्रश्न होते हैं। लेकिन जब जीएस में उन्हीं चीजों को पढ़ते हैं तो फिर देखते हैं कि कुछ क्वेश्चन का स्टैंडर्ड बहुत हाई नहीं होता है, क्योंकि जीएस का पार्ट है वो। उतनी डेप्थ नॉलेज की अपेक्षा भी नहीं की जाती है। मैंने तो फिर भी आपको बिल्कुल प्रॉपर डेप्थ नॉलेज वाला ही पढ़ाया है, कि ताकि हम कोई रिस्क नहीं लेते। क्योंकि कहीं ऐसा कानून में लिखा नहीं है कि जीएस में पवेट पूछ रहे हैं वो तो डेप्थ नॉलेज नहीं जांचेंगे या पूछेंगे। पूछ ही लेंगे तो फिर क्या करोगे वहां। तो मैं हमेशा से 20 साल से जब से पढ़ा रहा हूं ऑप्शनल, और अब इधर जीएस में राजस्थान में पवेट जुड़ गया, मैनेजमेंट आपके झारखंड में, उसी तरह से एमपी छत्तीसगढ़ में। तो अभी भी मेरी सोच यही है कि जीएस में भी आप पढ़ रहे हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन गुड गवर्नेंस मैनेजमेंट, लेकिन सतही नहीं पढ़ें, डेप्थ नॉलेज के साथ ही पढ़ें, कि ताकि प्रश्न सरल हो तो बहुत अच्छी बात है, और कठिन हो तब भी अच्छी बात है। इनफैक्ट अब आप लोगों के लिए तो प्रश्न जितना कठिन होगा उतना ज्यादा अच्छा है।
उतना इसलिए अच्छा है कि कठिन प्रश्न के लिए केवल आप तैयार हैं, बाकी लोग तैयार नहीं हैं। जिन्होंने, जो सच्चाई है कि मुझसे नहीं पढ़ा है, वो तैयार नहीं है उन कठिन प्रश्नों के लिए। सरल प्रश्न तो वो भी कर लेंगे हल। तो आपको तो प्रे करना चाहिए भगवान से कि प्रश्न सरल नहीं कठिन आए एग्जाम में, जितना कठिन आए तो आप उतना लीड ले लेंगे ऐसे लोगों से जिन्होंने यहां नहीं पढ़ा। और नेचुरल सी बात है कि यहां कितने लोगों ने पढ़ा, एक लिमिटेड संख्या में ही लोगों ने पढ़ा है। तो आपके पास एक बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो जाएगी अगर प्रश्न का थोड़ा सा कठिनाई का स्तर ज्यादा होगा तो। हाँ, लेकिन फिलहाल जो एक पेपर हुआ है वो मैं देख रहा हूं तो बहुत ही आसान प्रश्न है हमारे लिए। जैसा हमने कहा कि बच्चों जैसे प्रश्न हैं। ऑब्जेक्टिव प्रश्न में एकदम सीधा सीधे बातें। देखिए, पोस्ट कॉर्ड सिद्धांत किसने दिया? पोस्ट कॉर्ड परिवर्णी शब्द किसने दिया? हु हैज कॉइंड द एक्रोनिम पोस्ट कॉर्ड? तो पता है हमें, लूथर गुलिक। गुलिक लिखा है इसमें, पूरा नाम लूथर गुलिक। तो एकदम बच्चों जैसा प्रश्न हमने कहा। तो 10 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं, बिल्कुल सब उसी तरह से हैं। यदि हमारी सभ्यता विफल होती है तो यह मुख्यतः प्रशासन के ध्वस्त होने के कारण होगा। किसने कहा? इफ अवर सिविलाइजेशन फेल्स इट विल बी मेनली बिकॉज ऑफ ए ब्रेकडाउन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। दिस स्टेटमेंट हैज बीन गिवन बाय डोनहम, बी डोनहम। उनका स्टेटमेंट है कि यदि सभ्यता असफल होती है तो ऐसा प्रशासन की असफलता की वजह से होगा। तो एकदम सिंगल लाइनर जिसे कहा जाता है, बिल्कुल सीधे सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रश्न। योजना आयोग को प्रतिस्थापित करते हुए निम्नांकित में से किस दिन नीति आयोग अस्तित्व में आया? 1 जनवरी 2015। मई में मोदी प्राइम मिनिस्टर बने 2014 में, और उसके बाद ही फिर उन्होंने ये सब काम किए 1 जनवरी 2015 को बना नीति आयोग। तो देखिए आप, एकदम सीधे सीधे प्रश्न। भारत के संविधान के निम्नांकित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत यूपीएससी स्टेट पीएससी का प्रावधान है? अनुच्छेद 315। आप देखते हैं 315 से 323 तक चर्चा है। 323 भी लिखा है, लेकिन 323 में उनके रिपोर्ट, उनके प्रतिवेदन की चर्चा है। मेन 315 जिसमें यूपीएससी स्टेट पीएससी का प्रावधान 315। तो देखिए एकदम सिंगल लाइनर, बिल्कुल सीधे सीधे प्रश्न हैं सारे ये, जो 10 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं। तो बिल्कुल 10 में से 10 सही होने चाहिए आपके। और अब रही बात जो सब्जेक्टिव है। सब्जेक्टिव 4 प्रश्न हैं, 4 में से कोई भी 2 आपको करने हैं। शब्द सीमा नहीं लिखी है, 40-40 नंबर के हैं। 10 क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव हैं वो 2-2 नंबर के, तो 20 नंबर वो हो गए। और 40-40 नंबर के 2 प्रश्न ये, तो 80 नंबर ये हो गए। कुल 100 नंबर यहां हो गए। उसी तरह से 100 नंबर सेक्शन ए में हो गए। तो अब सबसे पहली बात तो यह है कि 40 नंबर में आपको कितने शब्द लिखने हैं, कितने शब्द लिखने चाहिए। अगर पूरा एक कैलकुलेशन करें, जरूरी है, 3 घंटे का एग्जाम होता है। यूपीएससी देखेंगे आप, जीएस में 3 घंटे में यूपीएससी 4000 शब्द लिखवाता है। यूपीएससी का जो मेंस होता है, जीएस का फर्स्ट पेपर, सेकेंड पेपर, आप देखें 10 प्रश्न होते हैं 150 शब्द वाले, 10 प्रश्न होते हैं 250 शब्द वाले, 20 में से 20 प्रश्न हल करने होते हैं। मतलब 4000 शब्द लिखने की अपेक्षा की जाती है 3 घंटे में।
ऑप्शनल में लगभग 3500 के आसपास शब्द लिखने की अपेक्षा की जाती है। मतलब ये एक स्टैंडर्ड है कि 3 घंटे के एग्जाम में हम थोड़ा अगर और कम करें तो 3 घंटे के एग्जाम में आपको 3000 से 3200-3500 शब्द लिखने होते हैं। बीए एमए का भी एग्जाम देखेंगे आप, 3 घंटा होता था, 5 प्रश्न हल करते थे, तो लगभग इतनी अपेक्षा थी कि हम कम से कम 3000 से 3500 शब्द लिखेंगे। यूपी बिहार में भी देखेंगे तो मेंस में लगभग उतनी अपेक्षा होती है 3 घंटे का। ये एक स्टैंडर्ड है कि इतना लिखना चाहिए आपको। अब यहां 3 घंटे में 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न करने हैं और 4 सब्जेक्टिव। 20 ऑब्जेक्टिव के लिए 20 मिनट मान लीजिए भाई, एक प्रश्न के लिए 1 मिनट, तो 20 मिनट तो निकाल दीजिए 3 घंटे में से ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का, तो बचे 2 घंटा 40 मिनट। 2 घंटा 40 मिनट मतलब 160 मिनट। अब 160 मिनट में आपको कुल 4 फुल लेंथ प्रश्न लिखने हैं। एक प्रश्न के लिए आपके पास 40 मिनट का समय है और 40 नंबर है। मुझे लगता है कि ऑन एन एवरेज एक प्रश्न में आपको कम से कम 600 से 700 शब्द लिखने चाहिए। 600 से 700 शब्द मतलब 4 प्रश्न मिला के 2500 से 2800 शब्द। तो देख लीजिए 3 घंटे में अगर मैं 3000 से 3500 शब्द कह रहा हूं, और मैं क्या कह रहा हूं, यूपीएससी या यूपीपीसीएस या बीपीएससी वाले कहते हैं, तो अब उसी आधार पे मैं तो बस एक निष्कर्ष निकालने की कोशिश कर रहा हूं कि झारखंड के लिए भी हम फिर उसी को अगर स्टैंडर्ड माने तो यहां 3 घंटे में 20 मिनट हमने कम कर दिए ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के, 2.5 घंटा मान लें तो लगभग 2500 से 2800 शब्द लिखने चाहिए हमें। 4 प्रश्न करने हैं तो डिवाइड कर लें तो लगभग 600 से 700 शब्द मुझे लग रहा है, 600 शब्द कम से कम मुझे लग रहा है कि आपको एक प्रश्न के आंसर में लिखने चाहिए। ये मेरी सोच है, बाकी आप खुद समझदार हैं, और आपके जो भी और दूसरे सब्जेक्ट के भी जो गाइड हैं, मेंटोर हैं, उन्होंने भी जैसा बताया है वो आप उसके अकॉर्डिंग अपना एक डिसीजन कर सकते हैं। मुझे मेरा जो एक अपना कैलकुलेशन के आधार पे जो मुझे लगा कि एक प्रश्न के आंसर में आप 600 के आसपास शब्द लिखें। तो 4 प्रश्न हैं जो पूछे गए हैं, 2 आपको करने हैं। प्रश्न एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं। इन्हीं प्रश्नों को थोड़ा थोड़ा सा मैं आपको डिस्कस करके एक फॉर्मेट बता दूं कि कैसे आंसर लिखेंगे, तो आपको आसानी हो जाएगी आगे के लिए। तो पहला प्रश्न देखिए, पहला यहां 2 नंबर है, वैसे सब्जेक्टिव में पहला कि वैश्वीकरण उपरांत की दुनिया में लोक प्रशासन के अर्थ तथा महत्व की विवेचना कीजिए। डिस्कस द मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन पोस्ट ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड। तो बड़ा आसान प्रश्न है, 2 चीजें पूछी गई हैं, लोक प्रशासन का अर्थ, लोक प्रशासन का महत्व। और स्पेशली ये दोनों चीजें पूछी गई हैं वैश्वीकरण के उपरांत दुनिया में, पोस्ट ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड। आपके लिए आसान है क्योंकि देखिए बिल्कुल इसी तरह से मैंने पढ़ाया आपको। आम आदमी बाकी के लिए आसान नहीं होगा। बाकी के लिए इसलिए आसान नहीं होगा क्योंकि अगर कोई किताब से उन्होंने लोक प्रशासन सुशासन वाला सेक्शन तैयार किया होगा और या किसी आस पड़ोस के किसी टीचर से पढ़ा भी होगा, तो वो तो बस केवल जो परंपरागत अर्थ है लोक प्रशासन का वही पढ़ाते हैं। आफ्टर एलपीजी क्या अर्थ है वो तो मैंने पढ़ाया है आपको।
किताब में भी जनरली जो ट्रेडिशनल मीनिंग ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सिग्निफिकेंस है उसी की चर्चा मिलती है किताबों में। जो ऑप्शनल की किताबें हैं पबेट की, उनकी बात कर रहे हैं। लोकल टीचर भी बस उतना ही जानते हैं तो वो भी उसी तरह का। और मैं चूंकि अब यूपीएससी की तैयारी से जुड़ा हूं पिछले 25 साल से, अब उस यहां जिस लेवल की जरूरत होती है आपको भी मैंने कहा पढ़ाया हमने उसी हाई लेवल का है, और अब इसीलिए हमें यहां बेनिफिट है कि हमारे लिए बच्चों वाली चीजें हो गई हैं ये, कि हमने देखे दोनों अर्थ आपको बताए हैं, दोनों महत्व हमने बताए हैं कि बिफोर एलपीजी लोक प्रशासन का अर्थ क्या था, आफ्टर एलपीजी लोक प्रशासन का अर्थ क्या हो गया। बिफोर एलपीजी लोक प्रशासन का महत्व क्या था, आफ्टर एलपीजी लोक प्रशासन का महत्व क्या हो गया है। अब हमारे लिए देखिए है बिल्कुल बच्चों वाला की प्रश्न की नहीं। आफ्टर एलपीजी लोक प्रशासन का अर्थ हो महत्व, लेकिन हम पहले इसमें आप बिफोर एलपीजी वाला जो अर्थ हो महत्व है थोड़ा उसकी चर्चा करेंगे, संक्षेप में करेंगे चर्चा, एक तरह से भूमिका के रूप में चर्चा कर लेंगे कि लोक प्रशासन का परंपरागत अर्थ क्या था, और फिर उसके बाद आ जाएंगे हम कि अब आफ्टर एलपीजी लोक प्रशासन का अर्थ क्या है, क्यों चेंज हुआ है। थोड़ा तृतीय मिन्नोबरुक सम्मेलन की भी चर्चा कर देंगे, जो मैंने बताया आपको कि उसी में लोक प्रशासन के नए अर्थ को स्वीकृति मिली। तो उस तरह से कर लेंगे आप, और फिर उसी तरह से आप महत्व की चर्चा कर लेंगे। तो लगभग 300 शब्द में आप दो पार्ट में प्रश्न बांट लीजिए कि शुरू के 300 शब्द में हमें लोक प्रशासन का अर्थ लिखना है, बाद के 300 में महत्व लिखना है। अब 300 में जो अर्थ लिखना है उसमें भी शुरू के 50-60 शब्द में परंपरागत अर्थ लिखना है, और बाद के 200-250 शब्द में जो नया अर्थ है आफ्टर एलपीजी उसको अच्छे से डिस्कस कर देना है। सेम उसी तरह से सेकंड पार्ट में कर लीजिए कि 300 शब्द में हम महत्व लिखेंगे, शुरू के 50-60 शब्द में जो परंपरागत महत्व था लोक प्रशासन का उसकी चर्चा कर लेंगे, और बाद के 200-250 शब्द में आफ्टर एलपीजी जो लोक प्रशासन का महत्व है वो दिखा देंगे। अर्थ क्या है, महत्व क्या है, ये तो स्वाभाविक सी बात है, मैं डिस्कस करने नहीं जा रहा हूं आपसे, क्योंकि मैं क्लास नहीं ले रहा हूं, बस एक आइडिया दे रहा हूं कि कैसे आंसर लिखना है, कैसे फॉर्मेटिंग करनी है। आपको पढ़ तो चुके ही हैं सारी चीजें, आप भली भांति जान रहे हैं कि अर्थ क्या है, महत्व क्या है। तो इस तरीके से आप आंसर लिख दीजिए। 40 में से अगेन जितने मैक्सिमम नंबर झोली में होंगे एग्जामिनर की देने के लिए आपको मिल जाएंगे। दूसरा प्रश्न है, कैसे सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 ने प्रशासन में पारदर्शिता के इच्छित लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है, यदि नहीं तो इसके कारणों को चिन्हित करते हुए आगे के मार्ग के लिए सुझाव दीजिए। हाउ द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 हैज अचीव्ड इट्स डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव ऑफ एनहांसिंग ट्रांसपेरेंसी इन एडमिनिस्ट्रेशन, इफ नॉट identify regions and suggest the roadmap ahead. आरटीआई से जुड़ा हुआ प्रश्न। पहला पार्ट है कि सूचना के अधिकार का जो मूल उद्देश्य है प्रशासन में पारदर्शिता, उसको प्राप्त किया है इसने, कैसे प्राप्त किया है तो बताना है हमें। और फिर सेकंड पार्ट है कि अगर आपको लग रहा है कि प्राप्त नहीं किया है तो फिर कुछ सुझाव देने हैं। बस जैसे जैसे प्रश्न लिखा है वैसे वैसे आंसर लिखते जाएं।
सुशासन से आप शुरू करें आंसर को, गुड गवर्नेंस से कि विश्व बैंक के गुड गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट क्या है, 2 लाइन 4 लाइन में वो दिखाएं आपकी गुड गवर्नेंस की एक अनिवार्य जरूरत है प्रशासन में पारदर्शिता और जन भागीदारी, स्मार्ट गवर्नेंस या आर्ट में अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, और हमने स्मार्ट बताया आपको तो थोड़ा और व्यापक किया उसे, तो सिंपल, मोरल और बाकी वही अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिबल, रिलायबल और ट्रांसपेरेंट। तो आप दिखाएं कि गुड गवर्नेंस की एक अनिवार्य जरूरत है पारदर्शिता या ट्रांसपेरेंसी, और वहीं से जोड़ दें फिर आरटीआई को कि इसी ट्रांसपेरेंसी या प्रशासन में पारदर्शिता को सुनिश्चित करने के लिए दुनिया के विभिन्न देशों में बहुत प्रयास किए गए हैं, जिसमें सिटीजन चार्टर है, ई गवर्नेंस है। उन्हीं में से एक महत्वपूर्ण प्रयास राइट टू इंफॉर्मेशन है या सूचना का अधिकार। तो सबसे पहला पैरा तो ये लिख दीजिए आप, भूमिका हो गई गुड गवर्नेंस से जोड़ते हुए पारदर्शिता, और पारदर्शिता से जोड़ते हुए उसके एक साधन के रूप में आरटीआई। उसके बाद अब आ जाइए भारत। भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, अब उसे डिस्कस कर लीजिए थोड़ा उसके प्रावधान डिस्कस कर लीजिए। 2005 के जो आरटीआई एक्ट के प्रोविजन है वो, और देन उसके जो फायदे हैं वो दिखा दीजिए आप पारदर्शिता जन भागीदारी के संदर्भ में कि आरटीआई के क्या फायदे। तो वो लगभग 300 शब्द में ये काम कर लीजिए। तो शुरू के लगभग 50, 60, 70 शब्द हो गए, इंट्रोडक्शन, सुशासन, पारदर्शिता, आरटीआई, और बाद के फिर 200-250 शब्द हो गए भारत का आरटीआई एक्ट, उसके प्रोविजन और उसके फायदे, उपलब्धियां। और फिर उसके बाद दिखाइए कि लेकिन कुछ कमियां भी रही हैं, कुछ बाधाएं, समस्याएं भी देखने को मिली हैं हमें पिछले 15-16 साल में। क्या? तो वो चूंकि दूसरा पार्ट है कि यदि नहीं दिखाना है हमें कि हाँ ये तो सच्चाई है कि भाई 100% सफल हुआ हो, ऐसा तो नहीं है, कुछ दिक्कतें तो है ही हैं। तो क्या? तो फिर अब वो कमियां, बाधाएं दिखा दीजिए आप। और देन सुझाव, तो बिल्कुल देखिए हूबहू अगेन इसी तरह से पढ़ा है हमने। तो है फिर आपके लिए बच्चों का खेल की नहीं। तो बाद के 300 शब्द में लगभग 100 से 150 शब्द बाधाएं, कमियां आरटीआई की, और लास्ट के लगभग 100 से 150 शब्द सुझाव देते हुए कंक्लूड कर दीजिए बात को। कंप्लीट हो जाएगा काम हमारा। कंक्लूड सकारात्मक ही करेंगे कि भाई धीरे धीरे ही सही लेकिन प्रभावी भूमिका निभा रहा है आरटीआई। थोड़ा दिक्कतें हैं लेकिन हम दूर करने के प्रयास भी निरंतर कर ही रहे हैं, और भविष्य में उम्मीद है कि और प्रभावी भूमिका निभा पाएगा। तो इस तरह से बस उसको एक अच्छे भविष्य की आशा दिखाते हुए कंक्लूड कर दीजिए उसे। तो देखिए आरटीआई से जुड़ा प्रश्न हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न पर टिप्पणियां लिखिए। 2 पार्ट हैं, एक वित्त आयोग का गठन और भूमिका, दूसरा राज्य प्रशासन में मुख्य सचिव की भूमिका। राइट नोट्स ऑन द फॉलोइंग। ए है कंपोजिशन एंड रोल ऑफ फाइनेंस कमीशन, दूसरा है रोल ऑफ चीफ सेक्रेटरी इन स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन। अब ये तो और एकदम आसान, बच्चों से भी और बच्चों वाला प्रश्न। अब इसमें तो और कुछ मेरे डिस्कस की अब जरूरत ही नहीं। अब आपको भी लग रहा होगा कि अरे सर क्यों अब आप हमें ये सब चीजें डिस्कस कर रहे हैं, अब इतना तो हमें पता ही है। तो बिल्कुल, तो मुझे नहीं लग रहा कि अब इसमें कुछ भी बताने की जरूरत है आपको। सीधा सीधा लिखा ही है कि क्या करना है आपको। वित्त आयोग का गठन, भूमिका, तो बस 300 शब्द लगभग उस पे। उसी तरह से राज्य प्रशासन में
मुख्य सचिव की भूमिका, 300 शब्द लगभग उस पर लिख दीजिए, हो जाएगा काम आपका। कुछ भी उसमें मुझे नहीं लग रहा कि और डिस्कशन की जरूरत है। वित्त आयोग जब लिखें तो थोड़ा सा संघात्मक शासन से शुरू कर सकते हैं कि भारत में संघात्मक शासन है, केंद्र राज्य के बीच में शक्तियों का विभाजन है, वित्तीय शक्तियों का जो विभाजन है संविधान में, अनुच्छेद कहां से कहां तक है। उन्हीं वित्तीय शक्तियों में अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग की स्थापना का प्रावधान है। तो ये बस आप एक 4-5 लाइन में शुरू में एक बस अपना भूमिका बना लीजिए, 2 लाइन में संघात्मक शासन, उसी में 2 लाइन में वित्तीय संबंध केंद्र राज्य के, और उसी में आ जाइए आर्टिकल 280 में वित्त आयोग, और बस फिर उसके जो प्रावधान है, उसकी स्थापना, उसकी संरचना, उसके काम, भूमिका। 15वें वित्त आयोग का रिपोर्ट आई है, थोड़ा सा वो और दूसरा है राज्य प्रशासन में मुख्य सचिव की भूमिका। तो राज्य प्रशासन में मुख्य सचिव की भूमिका, इसमें भी इसको शुरू कर लीजिए आप संसदीय लोकतंत्र से कि भाई भारत में और हमारे झारखंड राज्य में संसदीय लोकतंत्र है, जिसमें राजनीतिक कार्यपालिका अलग है, प्रशासनिक कार्यपालिका अलग है। राजनीतिक कार्यपालिका में जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, उन्हें उनके कामों में सहयोग के लिए सचिवालय की आवश्यकता है। जो प्रशासनिक कार्यपालिका है, उसी सचिवालय का मुखिया मुख्य सचिव होता है। तो शुरू में फिर एक ये 4-5 लाइन की भूमिका लिख दीजिए। देन उसके बाद आ जाइए कि भाई मुख्य सचिव की नियुक्ति कैसे होती है और उसके जो अलग अलग रूपों में उसकी भूमिकाएं हैं, काम हैं, बस उसकी चर्चा कर लीजिए, कंक्लूड कर दीजिए। और लास्ट प्रश्न है, भारत में आपदा प्रबंधन तंत्र के संगठन तथा कार्यकरण का आलोचनात्मक विवेचन कीजिए। डिस्कस क्रिटिकली द ऑर्गेनाइजेशन एंड वर्किंग ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट मशीनरी इन इंडिया। तो फिर देखिए, बिल्कुल सब इसी तरह से हमने चीजें पढ़ी हैं। भारत में आपदा प्रबंधन तंत्र पूछा गया है, शुरुआत आप करें कि आपदा प्रबंधन क्या है और क्यों जरूरत है। तो हमने बताया आपको, थोड़ा सा 2 लाइन में दिखाइए कि आपदाएं क्या होती हैं, और फिर उसी में दिखाइए कि आपदाओं से चूंकि बड़े पैमाने पर जान माल की क्षति होती है, तो इसलिए उनके प्रबंधन की जरूरत होती है। तो आपदा प्रबंधन क्या होता है वो दिखाइए आप। पहले आपको आपदा और आपदा प्रबंधन क्या है इसको डिस्कस करना है। आपदा प्रबंधन के जो चरण हैं वो दिखाना है थोड़ा आपको, और तब फिर आ जाना है भारत के ऊपर कि भारत भी एक आपदा प्रवण क्षेत्र है। देश में भी, राज्य में भी अक्सर इस तरह की स्थितियां बनती रहती हैं, आए दिन की आपदाएं। उससे निपटने के लिए फिर 2005 का जो आपदा प्रबंधन कानून है उसकी चर्चा, और फिर बस जो आपदा प्रबंधन पूरा तंत्र है, केंद्र में केंद्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, राज्य में राज्य आपदा प्रबंधन, जिला में जिला आपदा प्रबंधन, सब बताया गया है आपको। उनके संगठन, उनके काम क्या हैं, चूंकि प्रश्न है कि आपदा प्रबंधन तंत्र के संगठन और काम, सो वो दिखाइए। और आलोचनात्मक विवेचन करना है तो थोड़ा सा फिर हमारे आपदा प्रबंधन तंत्र की जो कमियां हैं उनकी चर्चा कर लीजिए। समन्वय नहीं है, जागरूकता नहीं है, अभी उतनी उच्च स्तर की तकनीक नहीं है, संसाधन नहीं है।
पहले से हम उतने प्रयास नहीं करते हैं आपदा से निपटने के जितने आपदा आने के बाद। इस तरह से कुछ आप कमियां दिखा दीजिए, उसकी कंक्लूड कर दीजिए। तो आप देखिए आप कि चीजें कितनी आसान हैं। और बार बार कह रहा हूं कि इसमें अब मेरा सिर ना झुकाएं। बहुत अच्छे से हमने पढ़ा है ये सेक्शन। अब आपकी जिम्मेदारी है, जिसे कहा जाता है कि गेंद आपके पाले में है, बॉल इन योर कोर्ट। अब आपको अपना बेस्ट परफॉर्मेंस करके आना है एग्जाम में। संभावित प्रश्न क्या हो सकते हैं ये मैं कभी भरोसा नहीं करता हूं। हमेशा से मेरा मानना है कि हर व्यक्ति हर संस्था को अपना काम करना चाहिए, दूसरे का काम दूसरे को करने देना चाहिए, दूसरे के काम में बिना बात की टांग नहीं अड़ानी चाहिए। कहने का मतलब भाई हमारा काम था पढ़ाना, पूरा सिलेबस बहुत अच्छे से हमने कर दिया। आपका काम है पढ़ना, पूरा सिलेबस बहुत अच्छे से आपने कर लिया। प्रश्न पत्र बनाना आयोग का काम है, आयोग के द्वारा निर्धारित किए गए व्यक्ति का काम है जो प्रश्न पत्र बना रहा है वो उसे करने दें। वो आपके हमारे काम में आके हस्तक्षेप नहीं कर रहा, ये क्यों पढ़ा, वो क्यों नहीं पढ़ा, ऐसा क्यों पढ़ा, वैसा। हम उसके काम में हस्तक्षेप नहीं करें कि क्या प्रश्न आएगा कि नहीं आएगा, कि क्या आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। ज़्यादा होशियारी, ज़्यादा चतुराई मुझे लगता है कि कई बार घाटे का सौदा होती है। अपना काम हमने ईमानदारी से कर लिया। अब हम निश्चिंत हैं कि तुम्हें जो पूछना है पूछ लो, हम तैयार हैं, बात खत्म बस। तो इसलिए मैं उन बेकार की चीज़ों पे कभी भरोसा नहीं करता हूं कि संभावित प्रश्न। हमारा पूरा सिलेबस तैयार है, हम तो आ गए हैं अपनी तैयारी करके। जो पूछना है पूछो, देखते हैं क्या पूछोगे, बस। सिंपल सी एक लाइन की बात है। बाकी तो पूरा सिलेबस है, सैकड़ों प्रश्न बन सकते हैं। अब उन सैकड़ों में संभावित का तो कोई हमें तो ना भाई भगवान ने सपना दिया है ऐसा, ना हम कोई झारखंड पीसीएस के चेयरमैन मेंबर हैं, ना कोई प्रश्न पत्र बनाने वाले के रिश्तेदार हैं या सेटिंग है कि हम कुछ इस तरह का बिना बात का बैठ के अनुमान लगाएं कि ख्याली पुलाव पकाएं। और आपको भी यही सलाह देते हैं कि आप भी ना करें। मतलब ओवर स्मार्टनेस है ये, जरूरत से ज्यादा चतुराई है ये, ऐसा नहीं करें। जितने हैं उतने ही रहें, एक सामान्य इंसान बन के अपना काम ईमानदारी से करें। चीटिंग नहीं करें, ना अपने साथ ना दूसरे के साथ, तो जीवन में सफल जरूर होंगे। तो हमने अपना काम कर लिया है, अब उन्हें अपना काम करने दें। और फिर हम अपना काम करेंगे कि जब पेपर सामने आएगा तो बिना रोके खटाखट लिखाएंगे। तो अब मैं उस तरह के दिमागी पचड़े में नहीं पढ़ता हूं, ना पढ़ना चाहता हूं कि संभावित क्या संभावित है। भाई कुछ भी पूछिए आप, हम तैयार हैं, बस सिंपल सी एक लाइन में बात यही। तो बस ये 4 प्रश्न डिस्कस करने का पर्पस यही था कि आप कैसे आंसर लिखें, कितने शब्दों में लिखें, प्रश्न को कैसे समझें। प्रश्न एकदम आसान है, जैसे जैसे प्रश्न पढ़ते जाएं उसी तरह से आप देखते जाएं कि किस बात को कितना वेटेज देना है, कितना महत्व देना है, और फिर उसी तरह से नॉलेज आपको सब है, आप लिखते जाए, काम हो जाएगा। सबको बेस्ट ऑफ लक, उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं, बढ़िया से एग्जाम दें और मेरा नाम नहीं डुबोएं, यही उम्मीद करता हूं, अपेक्षा करता हूं। धन्यवाद दोस्तों।